आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने कक्षा 8 के इतिहास की किताब से कुछ नोट्स हैं जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने की कहानी बताते हैं। लेकिन इसे एक चैप्टर की तरह नहीं देखते हैं। इसे दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे दुस्साहसिक कॉर्पोरेट टेकओवर की कहानी की तरह देखते हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आती है और देखते ही देखते वो पूरे देश की मालिक बन बैठती है। तो आज का हमारा मिशन है इस केस स्टडी को परत दर परत खोलना और समझना कि ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल। और ये कहानी देखा जाए तो एक रेस से शुरू होती है। सवाल ये नहीं था कि भारत पर कौन राज करेगा। शुरू में सवाल ये था कि भारत के बाजार पर कौन कब्जा करेगा। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे बाजार पर कब्जे की ये लड़ाई धीरे धीरे देश पर कब्जे की लड़ाई बन गई। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इस रेस में कौन कौन से खिलाड़ी थे? हम सब अंग्रेजों के बारे में तो जानते हैं, पर क्या वो अकेले थे? मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि उस रेस में और कौन था और अंग्रेज सबसे आगे निकल कैसे गए। खिलाड़ी तो कई थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में वास्को डी गामा के साथ। उन्होंने आते ही गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाया और वो काफी लंबे समय तक टिके रहे। उनका मेन फोकस था मसालों पर। फिर उनके पीछे पीछे डच आए जिनका सेंटर था पुलिकट, वो भी मसालों के ही खेल में थे। फिर फ्रांसीसी आए, उन्होंने पांडिचेरी को अपना गढ़ बनाया। और हाँ, अंग्रेज भी थे जिन्होंने सूरत में अपना पहला ऑफिस खोला। मतलब शुरुआत में भारत एक तरह का स्टार्टअप हब बन गया था जहां यूरोप की हर बड़ी कंपनी अपनी ब्रांच खोलना चाहती थी। हाँ, कह सकती हैं। तो फिर ये लड़ाई आखिर में सिर्फ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ही क्यों सिमट कर रह गई? बाकी सब कहाँ गए? देखिए, बाकी सब या तो छोटी मछलियां थी या फिर उनका ध्यान कहीं और था। जैसे पुर्तगाली और डच, उनका ज्यादा फोकस इंडोनेशिया और जो मसाला द्वीप हैं उन पर था। लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों समझ चुके थे कि असली खेल सिर्फ मसाले बेचने का नहीं है। अच्छा। असली खेल है भारत की जमीन पर, यहाँ के संसाधनों पर और यहाँ की राजनीति पर कंट्रोल करने का। ये एक ग्लोबल शतरंज की बिसात थी और भारत उसका सबसे कीमती मोहरा था। इसीलिए असली टक्कर इन्हीं दो सुपर पावर्स के बीच हुई। और ये टक्कर जाहिर है सिर्फ बाजार में तो नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। ये टक्कर हुई लड़ाई के मैदान में। दक्षिण भारत में इनके बीच 3 बड़ी लड़ाइयां हुई जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक युद्ध। पहला युद्ध 1746 में शुरू हुआ और असल में ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं थी। इंग्लैंड और फ्रांस तो पूरी दुनिया में एक दूसरे के दुश्मन थे। भारत तो बस उनका एक बैटल ग्राउंड बन गया था। और इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? कौन जीता? नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज जीत गए। उनकी नेवी ज्यादा मजबूत थी, उनके पास पैसा ज्यादा था और उनकी रणनीति भी बेहतर थी। फ्रांसीसियों के हारने के बाद अंग्रेजों के रास्ते में अब कोई और यूरोपियन कॉम्पिटिटर नहीं बचा था। अब उनका पूरा ध्यान भारतीय रियासतों पर था। तो मैदान में अब सिर्फ एक ही बड़ा खिलाड़ी बचा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब कंपटीशन खत्म हो गया तो अंग्रेजों को समझ आया कि असली दौलत यूरोपियन को हरा कर नहीं बल्कि भारतीय शासकों को अपनी कठपुतली बनाकर मिलेगी। और इसका पहला बड़ा प्रयोग उन्होंने बंगाल में किया। हाँ, और यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, प्लासी की लड़ाई। साल था 1757। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इसे लड़ाई कहना शायद गलत होगा। क्यों? ये तो इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक गिनी जाती है। मशहूर जरूर है, लेकिन प्लासी की लड़ाई असल में एक लड़ाई थी ही नहीं। वो एक सौदा था, एक बिजनेस डील। एक बिजनेस डील? अंग्रेजों ने इस सैन्य ताकत से ज्यादा एक कॉर्पोरेशन की तरह सोचा। उन्होंने क्या किया कि नवाब के सबसे जरूरी एसेट को ही खरीद लिया, यानी कि उसके सेनापति मीर जाफर को। अच्छा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही नतीजा तय हो चुका था। ये तो कमाल की बात है। ये एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं बल्कि एक मैनेजमेंट टेकओवर था। बिल्कुल, एकदम सही शब्द है। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को जीतना नहीं बल्कि उसका मैनेजमेंट टेकओवर करना शुरू किया। मीर जाफर के धोखे ने यह साबित कर दिया कि भारत को तोड़ने का सबसे आसान तरीका उसे अंदर से खोखला करना है। और इस टेकओवर के बाद कंपनी को मिला क्या? प्लासी के बाद तो बस शुरुआत हुई थी। असली जैकपॉट तो होने लगा 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद। अच्छा। इस बार 3 बड़ी भारतीय शक्तियां एक साथ मिलकर लड़ी, लेकिन फिर भी हार गईं। और इस जीत के इनाम में 1765 में अंग्रेजों को वो मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या? बंगाल का दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार? इसका ठीक ठीक मतलब क्या था?
सुनने में तो कोई मामूली कागजी कार्रवाई लगती है। ये मामूली बिल्कुल नहीं था। दीवानी अधिकार का सीधा सीधा मतलब था कि अब बंगाल के खजाने की चाबी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। क्या बात है। टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार अब उनका था। आप सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी को पूरे राज्य का फाइनेंस डिपार्टमेंट सौंप दिया गया हो। बाप रे। अब वो भारत के पैसे से ही भारत में अपनी सेना और प्रशासन का खर्च चलाने लगे थे। एक सेल्फ फंडिंग साम्राज्य था ये। वाह, मतलब अब उन्हें इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने तो भारत को ही अपनी एटीएम मशीन बना लिया। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ लड़ाइयों से तो पूरा भारत कब्जा नहीं किया जा सकता था। जरूर उनके पास कोई और भी प्लान होगा। उनके पास लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक हथियार थे, उनकी नीतियां। अच्छा। उनकी सबसे मशहूर पॉलिसी थी फूट डालो और शासन करो। वो भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी को हवा देते, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काते, और जब दोनों लड़कर कमजोर हो जाते तो वो बीच में आकर अपना फायदा निकाल लेते थे। और इस पॉलिसी को लागू करने के लिए उन्होंने कुछ खास तरीकों का भी इस्तेमाल किया होगा ना? हाँ, दो बहुत ही चालाक तरीके थे। पहला था लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि। हाँ, सहायक संधि। ये सुनने में एक सिक्योरिटी डील जैसी लगती थी, पर असल में ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। प्रोटेक्शन रैकेट, ये तो बहुत मजबूत शब्द है। लेकिन ये सच है। अंग्रेज भारतीय राजाओं से कहते थे कि आप अपनी सेना हटा दीजिए, हम आपको अपनी सेना देंगे और बाहरी दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे। बस आपको हमारी सेना का खर्चा उठाना होगा। अच्छा। राजाओं को लगा कि ये तो बहुत अच्छा सौदा है, लेकिन असल में वो कह रहे थे, अब आपके दुश्मन कौन होंगे और दोस्त कौन, ये भी हम ही तय करेंगे। मतलब पूरी तरह से कंट्रोल। हाँ, इसने भारतीय राजाओं को अपने ही महल में सोने की जंजीरों से बंधा एक वीआईपी कैदी बना दिया। उनकी आजादी खत्म हो गई। और दूसरा हथियार क्या था? मैंने लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के बारे में सुना है। वो क्या थी? डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो और भी सीधी और कह सकते हैं क्रूर नीति थी। उसका नियम बहुत सरल था। अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राज्य सीधा कंपनी का हो जाएगा। मतलब कोई गोद लिया हुआ बेटा वारिस नहीं माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा नहीं तो राज्य मेरा। ये तो उस समय का सबसे क्रूर एग्जिट क्लॉज था, जिससे भारतीय राजा बच ही नहीं सकते थे। बिल्कुल, ये सीधे सीधे रियासतों को हड़पने का एक कानूनी तरीका था। इसी नीति का इस्तेमाल करके नागपुर, सतारा, झांसी जैसे कई बड़े और अमीर राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये युद्ध से ज्यादा असरदार था, क्योंकि इसमें गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन क्या सबने इतनी आसानी से हार मान ली? किसी ने तो टक्कर दी होगी। जरूर दी। मैसूर के टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने अंग्रेजों को मतलब लोहे के जने चबवा दिए। टीपू सुल्तान ये बात समझते थे कि अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं हैं, वो एक खतरा है। उन्होंने अंग्रेजों से 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आखिरकार चौथे मैसूर युद्ध में वे भी हार गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। टीपू का हारना एक तरह से इस बात का संकेत था कि अब अंग्रेजों को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। तो इन सभी टुकड़ों को जोड़ने पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये किसी देश की जीत की कहानी नहीं, बल्कि एक कंपनी के सफल होने की कहानी है। वो व्यापारी बनकर आए, अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाया, फिर भारतीय राजाओं को एक एक करके या तो लड़ाई में हराया या फिर चालाकी भरी संधियों में फंसाया, और आखिर में पूरे देश के मालिक बन बैठे। सही कहा। ये यात्रा दिखाती है कि कैसे आर्थिक शक्ति धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति में बदल जाती है। जो कहानी मसालों और कपड़ों के व्यापार से शुरू हुई थी, वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनाने पर खत्म हुई, और अंत में अंग्रेजी भारत में सबसे ताकतवर और कह सकते हैं आखिरी यूरोपीय शक्ति बनकर उभरे। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने इतनी चतुराई से पूरी की पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। बताइए। हमारे नोट्स में एक जगह जिक्र है कि अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ सुधार किए। जी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सुधार वाकई भारतीयों के भले के लिए था, या फिर ये अपने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम था, एक ऐसा सिस्टम जो ऐसे क्लर्क और छोटे अधिकारी तैयार कर सके जो उनकी भाषा समझें, उनके नियम मानें और इस विशाल कॉर्पोरेट मशीनरी के पुर्जे बनकर उसे चलाते रहें।